हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर आज हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। ठीक है, कल लास्ट लेक्चर हमने यहीं पर छोड़ा था कि आर्टिकल 72 हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि 52 से 78 तक जो आर्टिकल्स हैं दे डील विद योर यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारा कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि 72 आर्टिकल जब हम करेंगे इसके साथ हम 161 आर्टिकल भी करेंगे, क्योंकि 161 डील करता है गवर्नर की पार्डनिंग पावर के साथ, सो दैट आपको याद रखना थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, अब पार्डनिंग पावर क्या है? सिंपल ये समझिए कि माफ़ करना, सज़ा को कम करना या किसी सज़ा को माफ़ करना, किसी सज़ा का नेचर चेंज करना, इसको कहते हैं पार्डनिंग पावर। ये प्रेसिडेंट को मिली है। तो जब भी हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट को कोई पार्डनिंग पावर या कुछ भी पावर मिली है, इतना आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट हैज़ टू, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट हैज़ टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड है, रियल हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर है। अब देखिए, पार्डनिंग पावर क्या क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि किस किस केस में प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर जो है वो यूज कर सकता है। सबसे पहले, अगर किसी को पनिशमेंट मिली है कोर्ट मार्शल के तहत, यानी कि कोर्ट मार्शल क्या है? ये मिलिट्री कोर्ट है। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट, जितने भी मिलिट्री केसेस हैं वो कोर्ट मार्शल में डेल्ट होते हैं। मिलिट्री केसेस नॉर्मल कोर्ट्स में डील नहीं होते हैं। कोर्ट मार्शल के तहत किसी को सजा मिली है, उस केस में प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर यूज कर सकता है। और साथ ही साथ उन ऑफेंसेस के रिलेटेड अगर हमारे पार्लियामेंट ने, अगर हमारे लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जिसको एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किया है और उस लॉ का वायलेशन किसी इंसान ने किया है और उस लॉ वायलेशन के तहत उसको कोई सजा मिली है, तो उस सजा को भी पार्डन हमारा प्रेसिडेंट कर सकता है। सिंपल, यूनियन एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया, उस लॉ के वायलेशन के लिए कोई सजा मिली है, उस सजा को भी पार्डनिंग पावर से खत्म या कम कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट। नंबर 3, किस केस में? डेथ सेंटेंस के केस में। ठीक है, किसी को मौत की सजा मिली है उस केस में भी। अब देखिए पार्डनिंग पावर्स क्या क्या है। सी, पहला है सिंपल पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग होता है इसका माफ करना। ठीक है, इसका समझिए आप, सिंपल मीनिंग ये है कि कंप्लीटली कोई भी जुर्म है, कुछ भी जुर्म है, उस जुर्म में किसी भी कन्विक्ट जो है उसको बाइज्जत बरी कर देना, माफ कर देना सारी सेंटेंसेस को और बाइज्जत बरी कर देना। ऑलराइट, डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कुछ भी है, कंप्लीटली सारी जितने भी पनिशमेंट है या सेंटेंस है उनको अब्सॉल्व कर देना। ओके, फिर आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई एक तरह की पनिशमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट करना किसी लाइटर वन से, थोड़ी सी आसान से। मतलब रिग्रेस, इसको कहते हैं कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को लाइटर या नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, मौत, हैंग टिल डेथ की जो है सजा सुनाई गई है, उसको चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देना, तो उसे कम्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है रिमिशन। रिमिशन का देखिए, इसमें जो है इसमें नेचर भी चेंज होता है सजा का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ली कि डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, नेचर चेंज कर दिया ना। इसके बाद जो रिमिशन है इसमें चेंज नहीं होता है नेचर, सिर्फ ड्यूरेशन कम होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को, आपको 20 साल की सज़ा मिली है, ठीक है ना, बट ड्यूरिंग योर जितने टाइम आप अपना टाइम पीरियड गुजार रहे हैं जेल में, यू आर शोइंग अ गुड करेक्टर, यू आर बीइंग वेरी मच लॉ अबाइडिंग पर्सन, बीइंग वेरी एथिकल, अच्छा एक बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उस बिना पर आपकी सज़ा जो है वो कम की जा सकती है। लाइक 10 साल की अगर है तो ठीक है, 2-3 साल कम कर दिए, 7 साल की कर दी, लेकिन सज़ा का नेचर जो है वो चेंज नहीं की, सज़ा सेम ही है। रिस्पाइट जो है इट इज़ लेसर पनिशमेंट, लेकिन इसमें भी पनिशमेंट थोड़ी कम कर दी जाती है, ज़्यादा रिग्रेस नहीं रहती है, लेकिन इसमें स्पेशल ग्राउंड्स है। ग्राउंड्स क्या क्या है? कोई अगर मेंटली रिटार्डेड है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, कोई बुजुर्ग है, उस केस में थोड़ा पनिशमेंट को कम करना उसको रिस्पाइट कहते हैं। याद रखना, रिस्पाइट स्पेशल केसेस में है। ठीक है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको सज़ा हुई है,
ठीक है ना, उसको सजा हुई है कि अच्छा ठीक है, एक तो इम्प्रिजनमेंट हुआ है उसको, साथ ही साथ उसको ये भी सजा मिली है कि भाई आप पूरा दिन जो है वो पत्थर तोड़ोगे। अब वो प्रेग्नेंट है, उस केस में अब वो पत्थर तो नहीं ना तोड़ सकती, तो उस केस में उसको रिस्पाइट मिलता है कि ठीक है जितने टाइम तक तुम प्रेग्नेंट हो तुम पत्थर नहीं तोड़ोगी। ठीक है, कैरेक्टर सेम है लेकिन थोड़ा सा पनिशमेंट कम की। फिर आता है लास्ट हमारा रिप्राइव। रिप्राइव सिंपल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज किसी को फांसी देनी है, ठीक है ना, आज किसी को फांसी मिलने वाली है, लेकिन सडनली हमें पता चलता है कि फांसी नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिप्राइव दे दिया, फांसी के टाइम पीरियड को चेंज कर दिया। ठीक है, अब आज नहीं मिलेगी, 2 हफ्ते बाद मिलेगी। इसको कहते हैं रिप्राइव। ये टेम्परेरी सस्पेंशन होता है डेथ सेंटेंसेस का। ओके, अब देखिए ये सेम पार्डनिंग पावर्स जो है गवर्नर के पास होती है, लेकिन गवर्नर का कौन सा आर्टिकल डील करता है? 161। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कि आपको इजीली याद रहे तभी हम गवर्नर की पार्डनिंग पावर भी साथ ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए गवर्नर अपनी पार्डनिंग पावर किसके अगेंस्ट यूज करता है? जैसे हमने पढ़ा प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट भी यूज करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का किसी ने लॉ जो है वो लॉ जो है उस तोड़ दिया उसके अगेंस्ट भी कर सकता है, या फिर डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट भी कर सकता है। प्रेसिडेंट किसके गवर्नर किसके अगेंस्ट कर सकता है ये पार्डनिंग पावर्स यूज? अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है ना, ये लेजिस्लेचर है जहाँ पर हमारे स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे MLAs बैठते हैं, तो स्टेट का भी अपना एक एग्जीक्यूटिव है ना, चीफ मिनिस्टर प्लस उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया है और उस लॉ को वायलेट किया है किसी इंसान ने और उसके तहत उसको सजा मिली है, तो इन दैट केस गवर्नर अपनी पार्डनिंग पावर यूज कर सकता है। अब किस किस केस में नहीं यूज कर सकता, किस केस में गवर्नर की पावर डिफरेंट है पार्डन में प्रेसिडेंट से? डेथ सेंटेंस के केस में ये पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर, और कोर्ट मार्शल के केस में गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। ऑलराइट, हो गया हमारे पार्डनिंग पावर्स। अब इसके बाद है आर्टिकल 73। आई टोल्ड यू अगर इसके आगे आर्टिकल नहीं याद रहते हैं लेकिन प्रोविजंस याद रखिए, थ्योरी याद रखिए, लिखा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया है एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन ऑन ऑल मैटर्स वेयर पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन सुन लीजिए कि जितने भी हमारे ट्रीटीज है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, वो हमारा एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है ना। ऑन ऑल जहाँ पर भी कोई लॉ वगैरह बनता है ना, उसको इम्प्लीमेंट, ये तो हमें पता ही पढ़ते आ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ही इम्प्लीमेंट करेगा। एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव किसके हाथ में पड़ा हमने कि प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो इसका क्या मतलब है? कोई भी बिल लॉ कब बनता है? जब उसको एसेंट कौन देगा, साइन कौन देगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करता है? प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा प्रोविजन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, आगे वाले प्रोविजन में हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करता है। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज हेड, दे विल गिव, देखिए यहाँ पे आ गया पूरा प्रोविजन, दे विल गिव एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, असेंट देगा, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, तो वो खुद से नहीं एक्सरसाइज करेगा ये पावर। ही हैज टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 74 में बताया है। 42nd अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 का, जिसमें बताया गया, यहाँ पे पहले शेल नहीं था, यहाँ पे पहले था मे एक्ट। प्रेसिडेंट मे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, इनकी एडवाइस पे। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या बताया कि प्रेसिडेंट शेल एक्ट, प्रेसिडेंट कोई भी काम, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्लीटली अब प्रेसिडेंट को क्या बना दिया गया, इनके अंडर एक रबर स्टैंप बना दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब जब ये हुआ उसके बाद थोड़ी सी प्रेसिडेंट को पावर्स देने के लिए आता है हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसमें बताया गया कि अगर कोई भी लॉ, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्प्लीमेंट कर रही है या एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट को पावर दी इस अमेंडमेंट ने कि एक बार वो उस रेजोल्यूशन को या उस बिल को वापस भेज सकता है टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर और टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, लेकिन सिर्फ
एक बार वापस भेज सकता है। एक बार वापस भेजने के बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर से वापस भेज दिया, इन दैट केस प्रेसिडेंट को अपना असेंट जो है वो देना ही देना है, या फिर प्रेसिडेंट को एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन टू हिम बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा। ये अब हम आगे जितना आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं ना, हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर भी इसी में आता है। तो 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। लेकिन एडवाइस कौन करेगा प्रेसिडेंट को, किस काउंसिल, उसका काउंसिल कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा उसको। ठीक है, देखिए, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा कि हाँ जी, जो मेजॉरिटी पार्टी में से, मेरी पार्टी में से किस किस को कैबिनेट में ऐड करना है, काउंसिल किस किस को बनाना है। ठीक है ना, दे दिए नाम। ठीक है, तो फिर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन नाम कौन देगा इसको, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर। अब साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है, क्योंकि जो भी कोई मिनिस्टर होता है ना, जो भी कैबिनेट होते हैं ना, बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लोकसभा में जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है कैबिनेट। तो इसको लिमिट लगा दी गई, नहीं तो सारे ही लोगों को फिर मिनिस्टर बना दिया जाएगा ना, तो 15% तक लिमिट फिक्स कर दी गई। और साथ ही साथ अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो एमपी नहीं है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, कि तो क्या वो कैबिनेट में क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? तो वो बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है वो। ठीक है, लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमपी बन जाना चाहिए वो। फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो मिस्टर एस जयशंकर है, वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, वो ही वॉज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया पहले, फिर 6 महीने के अंदर अंदर उनको बाद में राज्यसभा का मेंबर एमपी बना दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा, और हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक चीज़ और पढ़ी थी, अटॉर्नी जनरल भी हमने पढ़ा था। बहुत बारी हम ये चीज़ मिस कर देते हैं। सिंपल याद रखिए, अटॉर्नी जनरल कौन है? गवर्नमेंट का जो वकील है ना, लॉयर है ना, उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल राइट नाउ आई गेस इट इज़ तुषार मेहता शायद, बट इसको रीचेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता, बट रीचेक दिस, मैं कल के वीडियो में बता दूंगी कौन है, बट मुझे लगता है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, एंड ही विल होल्ड ऑफिस जब तक प्रेसिडेंट चाहिए, जब तक प्रेसिडेंट को लगेगा कि अटॉर्नी जनरल जो है अपना काम अच्छे से कर रहा है, तब तक वो ही विल एक्ट एज एजी ऑफ इंडिया। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए चाहिए, वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप ये याद रखिए कि सेम क्वालिफिकेशन है अटॉर्नी जनरल की भी। ड्यूटी क्या है? हमने पहले देखा कि ही विल एक्ट एज लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो अटॉर्नी जनरल ही हैंडल करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अटॉर्नी जनरल के पास राइट है कि वो कंट्री के किसी भी कोर्ट में पब्लिक हियरिंग के लिए बैठ सकता है। ओके, और इसकी जो सैलरी वगैरह है, रिम्यूनरेशन, ये प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा। ऑलराइट, आर्टिकल 77 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही बताया है कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस है ना, इन द नेम ऑफ, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन वगैरह, एलोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस जो है ना, ये बताया है पोर्टफोलियोज जो दिए जाते हैं ना, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के हेड, डिफरेंट मिनिस्टर्स को बनाया जाता है, तो ये दिस इज एलोकेशन ऑफ बिजनेस। बस ये याद रखिए, जैसे मिनिस्ट्री, जैसे डिफेंस मिनिस्टर बनाया राजनाथ सिंह को, इनको ये वाला हेड दे दिया, फाइनेंस मिनिस्टर किसी को बनाया, डिफरेंट मिनिस्टर्स को डिफरेंट पोर्टफोलियोज देना, ये भी प्रेसिडेंट ही करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 78 देख लीजिए क्या है। अच्छा, 78 में बताया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी डिसीजन लिए जाएं, कौन से, लेजिस्लेटिव या फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेटिव या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि वो प्रेसिडेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म करे, ओके, कम्युनिकेट करे। और इसके अलावा भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इन केस उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूनियन एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड, वो प्राइम मिनिस्टर से वो इंफॉर्मेशन पूछ सकता है और प्राइम मिनिस्टर डिनाई नहीं कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया, 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है। प्रोविजंस याद रखने की कोशिश करिए, आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट ही याद रखना, जैसे आपको इम्पीचमेंट 61 में है प्रेसिडेंट का, फिर इसकी पार्डनिंग पावर्स है 72 में, ठीक है। बाकी प्रोविजंस याद रखिए। इसके बाद अब आता है हमारा पार्लियामेंट। रफली 79 से 1 2 3 तक हमारा पार्लियामेंट आता है, जिसमें हमें पूरा लोकसभा राज्यसभा पढ़ना है, ठीक है। अब हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? हमारे पार्लियामेंट में आता है हमारा प्रेसिडेंट भी आता है यहाँ पे, फिर लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। ऊपर हमने प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी इन रिलेशन टू यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब हम प्रेसिडेंट की पावर पढ़ेंगे इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, यानी कि इन रिलेशन टू लोकसभा एंड राज्यसभा क्या है, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा को भी पढ़ेंगे। अब देखिए 79 में ही बताया गया है कि हमारा क्या है, हमारा बाइकैमरलिज्म है, लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और साथ ही साथ पार्लियामेंट में कौन आता है, हमारा प्रेसिडेंट भी आता है, ओके। अब देखिए कंपोजिशन क्या है लोकसभा और राज्यसभा की, देखिए सी, पहले राज्यसभा देख लेते हैं। 250 टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, इनमें से 230 ये जो राज्यसभा होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, देखिए जो राज्यसभा है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी स्टेट्स को, और जो लोकसभा है ये रिप्रेजेंट करता है लोगों को, क्योंकि लोकसभा में हम खुद वोट डालते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए हम वोट नहीं डालते। राज्यसभा में वोटिंग कौन करता है, ये देखिए जैसे कोई हमारी स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये कोई स्टेट है, स्टेट के लेजिस्लेचर में इलेक्ट होके जाते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एमएलएज इनमें से कोई मेंबर्स को चूज करते हैं थ्रू वोटिंग का सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे लिखा है नोट्स में भी, मैं बता रही हूँ पहले, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा, हमने पढ़ा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो फिर चूज करके इनको इलेक्ट करके भेज देते हैं राज्यसभा में, जहाँ पर ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो राज्यसभा होता है ना, ये परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये कंटिन्यू करता है। अच्छा देखिए अब मेंबर्स कितने हैं इसके, 238 मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और यूटीज को। यूटीज कौन सी, हमारी 3 यूटीज जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारा दिल्ली आ गया, पुडुचेरी आ गई, और ये जम्मू एंड कश्मीर जो रिसेंटली बनी। और 12 इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, हु हैव एक्सेल्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स और साइंस एंड टेक या सोशल वर्क में जिन्होंने एक्सेल किया होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर थे, ठीक है। ये इसके अलावा ये जो लोकसभा है, इसमें देखो कितने मेंबर्स है, 530 जो स्टेट से डायरेक्ट चुन के आते हैं और 20 यूटीज से, और साथ ही साथ ये वाला जो प्रोविजन था ना, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस होते थे। एंग्लो इंडियंस कौन, मतलब क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर पहले रहते थे ना, तो ब्रिटिशर्स ने किसी इंडियन के साथ शादी कर ली, ठीक है, किसी इंडियन लड़के या किसी लड़की के साथ शादी कर ली और यहीं पर सेटल हो गए, तो वो एंग्लो इंडियंस की कम्युनिटी बनाते हैं। लेकिन ये वाला प्रोविजन जो है इसको रिमूव कर दिया बाय 104th रिसेंट अमेंडमेंट है, क्या पता पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2019 से ये वाले 2 मेंबर्स की सीट को रिमूव कर दिया। अब ये नहीं है, इनको हम काउंट नहीं करते हैं। ऑलराइट, ये याद रखना, यहाँ पर एक पॉइंट चाहे तो ऐड कर सकते हो आप कि 104 अमेंडमेंट से ही
जो रिजर्वेशन है ना उसको और 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, SCs का और STs का। हर 10-10 साल के बाद ये रिन्यू होता है और एक्सटेंड होता है 10 साल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। कौन? राज्यसभा के मेंबर्स। और साथ ही साथ अच्छा इनका जो इलेक्शन है कौन सी सेंसस, क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट क्या करती है? स्टेट, लेकिन स्टेट की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह जो MPs हमारे लोकसभा में है तो वो कहाँ से इलेक्शन, स्टेट को डिवाइड किया जाता है ना ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज से, डिफरेंट ऐसे अगर कोई स्टेट है तो इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, तो MPs वहाँ से इलेक्ट होके आते हैं। तो बोला गया है कि स्टेट्स के लिए, स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम 1971 का सेंसस लेते हैं और जो टिल 2026 तक वो वैलिड है, और कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए हम 2001 का सेंसस लेते हैं जो 2026 तक वैलिड है। अब नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन क्या है लोकसभा की, ठीक है। जो हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो लोकसभा ये परमानेंट हाउस है, ठीक है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं ना लोकसभा के, हर 2 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। मतलब इसका प्रोसेस, इसका सिस्टम ही कुछ ऐसे रखा गया है कि 1/3 मेंबर ऑफ द हाउस हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और हर 2 साल के बाद नए 1/3 मेंबर आएंगे, तो हाउस जो है वो फुली रहेगा, कभी डिसॉल्व नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड लोकसभा का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल तक का होता है। आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग के बाद 5 साल तक ये कंटिन्यू करेगा। और साथ ही साथ हाँ, बीच में अगर कभी प्राइम मिनिस्टर या मेजॉरिटी पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी नहीं शो कर पाई, वो तो अलग केस है। फिलहाल ये देख लीजिए कि टर्म 5 साल का है पहली मीटिंग के बाद। और साथ ही साथ अगर इन केस इमरजेंसी लग जाती है तो वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इमरजेंसी लगी, ठीक है ना, तो एक्सटेंड हो सकता है 5 साल से आगे भी इनका ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ 1 साल तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया 1 साल, पता चला कि इमरजेंसी अभी लगी है इमरजेंसी, फिर यहाँ पर 1 साल तक का कर दिया, ठीक है ना। ये नहीं कि यहीं पर बोल रहा कि नहीं 2 साल तक एक्सटेंड करेगा, 1 साल, 1 साल, 1 साल। और अल्टीमेटली जब अगर इमरजेंसी जो है वो सीज होती है, ख़त्म हो जाती है, तो 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन क्या है MP बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। राज्यसभा की पहले देख लेते हैं। सिटीजन होना चाहिए, 30 साल की उम्र तक का होना चाहिए। और ओथ, देखिए शेड्यूल्स हमें अभी पढ़ने हैं, हम जब पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर शेड्यूल्स 12 हैं, तो याद रखना, इनको सिर्फ याद रखना इनको आसान हो जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं। ओथ जो है MPs की ओथ के बारे में 3rd शेड्यूल में बताया गया है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये याद रख लीजिए। और जैसे ऊपर हमने पढ़ा राज्यसभा के मेंबर्स, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा वो शेड्यूल 4 आपका डील करता है। हम पढ़ेंगे, शेड्यूल पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है ना। बोला है कि एज सुन किसी को कैंडिडेट अगर बनना है राज्यसभा का, तो ही हैज़ टू टेक ओथ, जो 3rd शेड्यूल में बताया गया है, एंड बिफोर सम पर्सन एथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। किसी भी ऐसे इंसान के सामने ओथ लेनी है जिसको कौन इलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये बात किसके लिए है? अभी वो MP नहीं बना है, MP बनने से पहले, जब अभी वो कैंडिडेट ही है, ठीक है। जब वो MP बन गया, इलेक्शन जीत के आ गया, उस टाइम तो प्रेसिडेंट उसको ओथ दिलाता है, लेकिन यह बात MP बनने से पहले, अभी वो जब कैंडिडेट है, ठीक है, फॉर राज्यसभा। इसी तरह लोकसभा के केस में सिटीजन होना चाहिए, यहाँ पे 25 साल रखा है, यहाँ पे 30 ईयर्स अबव रखा है। इन छोटी छोटी मिस्टेक्स में, इन छोटे छोटे पॉइंट्स में गलती नहीं करेगा। इसमें भी ओथ जो है 3rd शेड्यूल में ही बताई गई। और साथ ही साथ कैंडिडेट बोलता है कि आई विल टेक ओथ बाय द पर्सन, जिसको अथराइज करेगा कौन? हमारा इलेक्शन कमीशन। लेकिन कब? अब जब वो कैंडिडेट ही है, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत के आ गया तो MP फिर प्रेसिडेंट उसको ओथ दिलाता है। ऑलराइट, ठीक है। ये ओथ के बारे में था, क्वालिफिकेशन के बारे में था। इसके बाद लास्ट आज के टॉपिक का, देखिए हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड, ठीक है।
अब ये 3 जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल अगर ना भी याद रखेंगे चलेगा। प्रेसिडेंट की कुछ प्रोविजंस है, पावर्स है रिलेटेड टू पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के जैसे सम्मन कर सकता है, वो प्रोरोग कर सकता है, सेशन को डिसॉल्व कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है। तो आर्टिकल 85 में करना है हमें। अब ये मतलब सिंपल, अब हमें प्रेसिडेंट के पास करने हैं रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग, जितना हो सके रिवाइज करिए। ओके, और या दैट्स ऑल, थैंक यू।